हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की जो सॉल्यूशन सीरीज़ चल रही थी एमएससी एंट्रेंस 2020 के सॉल्यूशंस की, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस के हम कंप्लीट सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और बीएचयू एमएससी एंट्रेंस और डीयू एमएससी एंट्रेंस 2020 के काफ़ी सारे टॉपिक्स के भी सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सभी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट वाइज लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आप तक प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाए। द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, गामा पर दिया है cos x sin y माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स cos y विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, वेयर गामा इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 इन एक्स वाई प्लेन डिस्क्राइब्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको सर्कल दे दिया है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है और रेडियस क्या है 1 हो गया। ठीक है, कर्व काय में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में आ रहा है और किस सेंस में निकालना है आपको, ये बहुत मेन होता है ना। एंटी क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है तो सीधी बात है, अगर आप लाइन इंटीग्रल से करोगे इसको सॉल्व तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी 0 से लेकर 2y। लेकिन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ग्रीन थ्योरम लगा रहा हूँ। अब आप सोचोगे मुझे हिंट कैसे मिली। देखो सर्कल है, देखो ग्रीन थ्योरम आप कब लगाते हो, जब जो कर्व है जिस पर आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है वो कैसा हो, क्लोज हो और एक्स वाई प्लेन में आ रहा हो। उसमें देखो सारी चीजें आपको साफ साफ लिख के दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो इस लाइन इंटीग्रल को मैं क्या बना सकता हूँ, डबल इंटीग्रल बना सकता हूँ। तो बस वही करेंगे अपन। ठीक है, तो ये ग्रीन थ्योरम की आपको वैलिडिटी समझ में आनी चाहिए, लगानी कब है, जब कर्व कैसा हो, क्लोज्ड हो और कैसा हो, क्लोज हो और कुछ रीजन आर को बाउंड कर रहा हो, एक्स वाई प्लेन में तब ही लगा सकते हो, अदरवाइज एप्लीकेबल। अब ये इसमें देखो डी वाई क्या होता है, का जो कॉफिशिएंट जो होता है वो कहलाता है एन। ठीक है, और dx का कॉफिशिएंट कहलाता है एन। तो ये अपनी ग्रीन थ्योरम होगी, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी क्या हो जाता है, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स डी वाई। ठीक है, और ये रीजन आर क्या हो जाता है, जो ये सर्कल है ना जिस रीजन को बाउंड कर रहा है, ये क्लोज सर्कल है तो ये अपने अंदर कौन सा रीजन आर ले रहा है, एरिया ऑफ सर्कल। तो उस पर अपन को ये डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए मैंने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब अपन को क्या निकालना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होगा, देखना, डेल एन अपॉन डेल एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, फंक्शन ऑफ वाई है और आप पार्शियली कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना है तो साइन वाई का क्या हो गया, कॉस वाई मल्टीप्लाई कॉस एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 और 1 इंटू एक्स क्या आ गया, एक्स। अब इसमें से इसको घटा दोगे तो आ गया क्या, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस ये माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का एक्स हो गया, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन क्या हो गया, पूरा अपना सिर्फ एक्स बचा। तो मतलब अपन को डबल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डी वाई कैलकुलेट करना है ओवर द रीजन आर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लिमिट्स लेना मेन है, उससे देखना कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी आपको। आप चाहो तो इसको पोलर में भी बना के कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको जरा ध्यान से समझना कि अप्लाई कब करना है। देखो सर्कल की लिमिट आप जब लोगे, क्योंकि देखो सर्कल ओवर द होल सर्कल दिया है तो मतलब एक्स की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है तो एक्स पॉजिटिव रहेगा, है ना। यहाँ पर ऐसे दे दिया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तो एक्स तो पॉजिटिव बना रहेगा, वो एक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, बस वाई पॉजिटिव रहेगा, ऐसा तो कुछ दे नहीं रहा है। मतलब एक्स हर पॉसिबल वैल्यू को ले सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, एक्स की लिमिट देखने के लिए क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट आप एरो बनाओगे, तीर कहाँ से चलाओगे, उल्टे से सीधे ही तो चलाते हैं। ठीक है, तो देखना पहले यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर कट करेगा। अब आपको पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है, हाँ फर्स्ट सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है, तो ये क्या आ गया माइनस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसीलिए क्या आ गया प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और ये तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो इससे आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है,
अब पूरा सर्कल है तो x की लिमिट तो भैया अपन ने निकाल ली, y की कैसे निकालेंगे? इतना रीजन घिरेगा ना पूरा, क्योंकि आप कैसे देखते हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हो। तो देखो उसके लिए क्या करना है, सर्कल की जो ये लिमिट्स हैं, मतलब कोऑर्डिनेट हैं, क्योंकि वही तो बाउंड्री पॉइंट होंगे उसके, तो वो कहाँ तक आ रहे हैं, 0, -1, 0, 1, मतलब y के कहाँ तक हो गया, -1 से लेकर 1, तो y की लिमिट क्या आ गई, -1 से लेकर 1 हो गई। अब देखना ऑब्जर्व करने वाली चीज़ क्या है, आपको ये क्या दिख रहा है, अंदर का ये तो सेम ही है, बस इधर माइनस लगा है, इधर प्लस का साइन लगा है। तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म का बन गया। अंदर कुछ फंक्शन दिया है, विथ रेस्पेक्ट टू dx उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो -a से लेकर a। अब आपको ये चीज़ पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या, कि ये जो फंक्शन है x, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ये फंक्शन आपको पता है ना, x जो है क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शन तो कैसे निकाल लोगे पता है ना, f ऑफ -x रखोगे, बराबर का क्या आ जाएगा, -f(x) आ जाएगा। तो सीधी बात है, ऑड हैगा। और आपको पता है कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो -a से लेकर a किसी ऑड फंक्शन का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, 0। हो गया काम आसान। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, जब विद रेस्पेक्ट टू dx ही करोगे तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया। जब इतना पार्ट 0 हो गया तो विद रेस्पेक्ट टू y करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका पूरा आप देख लेना 0 आ जाएगा। और चाहो तो सॉल्व कर लेना, ऐसे भी सॉल्व कर लेना, पोलर में भी कर लेना, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज आप खुद करके देखना। ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया होगा, ये लेना कब है, जब सर्कल के लिए पूरा सर्कल दिए, चारों क्वाड्रेंट पे दिया है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दे देता ना, तब यार तब तो आपको पोलर लगाना पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्स और एक्स जो है ना वैल्यू क्या ले सकता है, पूरी ले सकता है, कैसी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकता है, इसीलिए अपन ने इस मेथड से कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको मेथड अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स जो है मिस ना हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 0 इज द करेक्ट आंसर। द इंटीग्रल x(y) मल्टीप्लाई x² + y² dx dy ओवर द रेक्टेंगल रीजन। ठीक है, रीजन रेक्टेंगुलर दिया है। जब x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर a तक, y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर b तक इज। तो बस सिंपल सा है, डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, फिर dy के रेस्पेक्ट में करोगे। तो इसमें से क्या आंसर आएगा वो अपन को देखना है बस। सो देखो आपको पता लग गया, ये x की लिमिट्स हो गई, ये y की लिमिट्स हो गई। ठीक है, ग्राफिकली समझना चाहते हो तो समझते हैं, देखो कैसे होगा। x 0 कब होता है, y एक्सिस पे, तो x बराबर 0 ये आ गया। x बराबर a की लाइन क्या होती है, ये आ गई, x बराबर a की लाइन। ठीक है, y 0 कब होता है, x एक्सिस पे, तो y बराबर 0 ये वाला रीजन हो गया। y बराबर v क्या होती है, एक लाइन होती है, तो ये आ गई। तो मतलब जो कॉमन पोर्शन क्या हो गया, ये आ गया, क्योंकि देखो नीचे भी तो इंक्लूड कर रहा है y एक्सिस को, y बराबर 0 को, इसीलिए ये पूरा रीजन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। अब आपको लिमिट देखनी है x की, तो क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट चलाओगे एरो। तो देखना यहाँ से देखो पहले कट कहाँ करेगा, x बराबर 0 पे, और कहाँ कहाँ एंड पे कट करेगा, x बराबर a पर। तो x की लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर a। y की लिमिट देखनी है तो नीचे से ऊपर एरो बनाना, नीचे से। अब देखो जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे पहले किसको कट कर रहा है, x बराबर 0, वो मतलब सॉरी x एक्सिस को कट कर रहा है, और इस पे क्या होता है y 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। और फाइनल कहाँ कट कर रहा है, y बराबर b की लाइन पे, तो y की लिमिट क्या होगी, b हो गई। ठीक है, अब इंटीग्रेशन अपन को dx dy के रेस्पेक्ट में दिया है, तो पहले dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, जो फंक्शन आ जाए, फिर dy के रेस्पेक्ट में कर लेना। ठीक है, तो बस वही करते हैं। इसको पहले मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। तो ये हो जाएगा x3, ठीक है, मल्टीप्लाई y प्लस x इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या हो गया, y3 हो गया, xy³ आ गया, और dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 का x की पावर 4/4 इंटू वाई प्लस x²/2 हो जाएगा इसका, और मल्टीप्लाई y की पावर 3, लिमिट क्या है, 0 से लेकर a। ठीक है, बस लिमिट रख दी मैंने, a की पावर 4/4 हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 रखोगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, तो मतलब 0 को घटाओगे तो कोई फर्क नहीं है ना लिखने से। ठीक है, तो a की पावर 4/4 इंटू वाई प्लस a को फिर रखना, तो a²/2, ठीक है, इंटू y³ आ गया, और 0 आप जब रख दोगे तो उसको
ये तो पूरा पोर्शन जीरो ही हो जाएगा, तो घटा दो तो भी आंसर यही रहेगा इतना। ठीक है, सो अब देखना, अब इसको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, dx के रेस्पेक्ट में अपने कर दिए, x सारे टर्म खत्म हो गए। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट्स क्या होगी 0 से लेकर b। ठीक है, ये y की लिमिट्स हो गई, और a स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई में चल रहा है, सॉरी a की पावर 4। ठीक है, प्लस a स्क्वायर अपॉन टू, ये आ गया मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y की पावर 4 अपॉन 4, तो वो लिख दिया मैंने, लिमिट्स क्या होगी 0 से लेकर b, वो लगा दी। बस b स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, तो ये b स्क्वायर अपॉन टू आ गया। 0 को रखोगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और माइनस करोगे इसमें से तो ये ही वापस आ जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या चल रहा है, a की पावर 4 अपॉन 4 प्लस a स्क्वायर अपॉन टू, तो a स्क्वायर अपॉन टू, b की पावर 4 अपॉन 4 और 0 रखोगे, मतलब फिर माइनस 0 करोगे तो इतना ही, ये टर्म यही रहेगा। पूरा सॉल्व कर लो, देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो 8 कॉमन आ गया। अब देखो इसमें से सबसे छोटी टर्म कौन सी कॉमन आ सकती है, ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसमें से सबसे छोटी टर्म बी की कौन सी कॉमन आ सकती है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेना। अब यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाहर लोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर लोगे तो इससे बचेगा बी स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर। ठीक है, और इससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर लोगे तो इसमें क्या बचेगा, ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर। तो 1/8 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। सो अपना ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन ए आ गया 1/8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बस कैलकुलेशन नहीं है तो उसमें मिस्टेक ना हो तो आप इसको इजीली कर सकते हो। द सर्फेस इंटीग्रल एस एक्स की पावर 3 डी वाई डी जेड प्लस वाई की पावर 3 डी जेड डी एक्स प्लस जेड की पावर 3 डी एक्स डी वाई ओवर द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर रेडियस वाले स्पेयर पर आपको इस डबल इंटीग्रल को क्या करना है, सॉरी सरफेस इंटीग्रल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है स्पेयर्स की आप लिमिट लोगे तो आपको टफ पड़ेगी कैलकुलेशन, तो क्या कर सकते हो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दो, तो ये सरफेस इंटीग्रल काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा, नहीं है तो अपन रिकॉल कर लेते हैं होता क्या है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एफ ऑफ द फंक्शन एफ इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ, ठीक है, फॉर द वॉल्यूम v दैट इज इनक्लोज बाय द सरफेस s, मतलब जो सरफेस s वॉल्यूम v इनक्लोज कर रहा है उस वॉल्यूम पर आप इसके डाइवर्जेंस f का क्या ले लेते हो, वॉल्यूम ले लेते हो। ठीक है, अब f पता कैसे लगाया जाए, आपको देखना कि ये इस तरीके से दिया है तो आप क्या करना है, ये डी वाई डी जेड ये वाले टर्म्स को अलग कर दोगे, तो इसको ऐसे डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होगा अपना क्या बन जाएगा, f वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले डाइवर्जेंस कैलकुलेट करोगे, तो ये आपका वेक्टर एफ बन गया एक्स की पावर 3 आई कैप प्लस वाई की पावर 3 जे कैप प्लस जेड की पावर 3 के कैप। अब इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं ना, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ और जेड कंपोनेंट का जेड के साथ, तो करने पर क्या आ गया 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर, मतलब ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये एक्चुअली काय के बराबर हो गया, ये जो सरफेस इंटीग्रल अपना है ये इस वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर हो गया फॉर द स्फीयर। ठीक है, जिसका रेडियस क्या a है। अब आप जानते हो कि अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो आपको पता है कि अगर स्फीयर के ऊपर करना है तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दो, है ना, dx dy के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको पता है लिमिट्स कितनी कॉम्प्लेक्स आएंगी। तो अपन क्या कर देंगे, z बराबर r cos फाई, x बराबर r साइन फाई कॉस थीटा और y बराबर r साइन फाई साइन थीटा, ये काहे में हो जाता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर ये dx dy dz के फॉर्म में होता है तो ये मतलब जब आप इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट बनाती हो तो क्या बन जाता है, यहाँ पे लिमिट्स हो जाती हैं आर स्क्वायर साइन फाई डी आर डी फाई डी थीटा। ठीक है, और फाई तो कौन सा हो गया, वर्टिकल एंगल, और डी थीटा कौन सा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल एंगल। अब स्फीयर के लिए लिमिट्स क्या हो जाती हैं, फाई के लिए तो हो जाती है 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, और थीटा की लिमिट हो जाती है 0 से लेकर 2 पाई तक, और रेडियस जितना वेरी करेगा उतना ही रहेगा 0 to a, क्योंकि a रेडियस का स्फीयर दिया है अपन को। ठीक है, अगर हेमिस्फीयर देता तो यही लिमिट में क्या आ जाता है, यहाँ पर पाई अपॉन 2 हो जाता, और अगर हेमिस्फीयर के लिए लेते तो थीटा में सिर्फ पाई रह जाता, पर स्फीयर के लिए ये वाली अपन लिमिट्स लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है देखो ये आपका फंक्शन हो गया,
तो ये मैंने लिमिट लिख दी। डी आर की क्या होगी, 0 से लेकर ए, डी फाई की लिमिट होगी 0 से लेकर पाई, और डी थीटा की लिमिट होगी 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, अब अपना जो फंक्शन बना था क्या हो गया था, 3x² 3y² 3z², तो 3 मैंने कॉमन ले दिया। ठीक है, अब आप जानते हो कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x² + y² + z² बराबर का क्या होता है, रेडियस के स्क्वायर के, तो वो r² यहाँ लिख दिया। आप चाहो तो इधर रो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अपन को r² से करना चाहो तो r² भी ले सकते हो, सिंबल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है कि अपन ने इसको सब्सिट्यूट कर दिया, x² + y² बराबर r² ले लिया। ठीक है, तो ये r² आ जाएगा, और ये r² ऑलरेडी ये वाला था, तो ये r² लिख दिया, और dr के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा, ये देखना लिमिट्स कांस्टेंट है, तो अपन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, 3r² dr के रेस्पेक्ट में पहले कर रहा हूँ, बाकी के में जो होगा फंक्शन का वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, r⁴, और देखो 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो 0 से लेकर a r⁴ dr का इंटीग्रेशन कर देना, तो r⁵/5 आ जाएगा, लिमिट 0 से लेकर a हो गई। ठीक है, तो ये a सब्सिट्यूट कर दिया, तो a⁵5/5 पूरा कांस्टेंट होगा, तो उसको बाहर ले लेंगे, फिर डबल इंटीग्रल ये बचेगा, sin फाई डी फाई आ गया, लिमिट क्या है 0 से लेकर पाई, तो वो हो गई। साइन फाई का करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस फाई, और लिमिट 0 से लेकर पाई, तो बस उस लिमिट को प्लग कर दिया अपन ने। लिमिट को रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगा कॉस पाई क्या होता है -1, तो ये हो गया +1। ठीक है, माइनस और -1 +1, और cos 0 भी होता है +1, तो 1 + 1 क्या आ गया 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे पूरा, और 0 से लेकर 2 पाई ये अपना चल रहा है, तो ये लिमिट लगा दी 0 से लेकर 2 पाई, अब डी थीटा के रेस्पेक्ट में, और 3a⁵5/5 ये अपना बाहर चल ही रहा था कैलकुलेशन में। इसको सॉल्व करोगे तो देख लेना, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6a⁵5/5, और इस लिमिट्स को सॉल्व करोगे तो 2 पाई और मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 6 × 2 पाई क्या हो जाएगा 12 पाई, a⁵5/5 आ गया। ठीक है, और इसमें एक मेन चीज़ है कि आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि x² + y² बराबर z² को अपन ने a क्यों नहीं लिया। रीज़न ये है कि देखो अब आपने फंक्शन को चेंज कर दिया है, डाइवर्जेंस लेने के बाद अब आप इस फंक्शन का इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो, इसीलिए जो पहला कंस्टेंट था x² + y² + z² बराबर a², वो अपन ने नहीं रखा। वो कब रखते, जब आप सरफेस इंटीग्रल ही निकाल रहे होते ना डायरेक्ट, तब करते। ठीक है, अब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए अपन ने r² को पुट करा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 पाई a⁵5/5, तो ये अपना इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कंसीडर द फंक्शन f डिफाइंड एज फॉलो, f(x) = 0 और पाई। ठीक है, -पाई से लेकर 0 के लिए 0 डिफाइन हुआ है, 0 से लेकर पाई के लिए पाई डिफाइन हुआ है। सपोज फूरियर सीरीज ऑफ f इज ये पूरा आपको एक्सपेंशन दिया, ये तो ऐसे ही होता है। देन a0, an और bn क्या होगा, तो आप थोड़ा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या निकालना चाहिए, क्या क्या नहीं। a0 निकाल लेना, है ना, तो देखो इसमें तो सेम आ रहा है और इसमें अलग आ रहा है, तो एक निकाल लोगे तो इससे पता लग जाएगा कौन से ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं। फिर an और निकाल लेना, तो उससे समझ में आ जाएगा। bn तक की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो अच्छा देखो, अब ये इंटरवल किस फॉर्म का, -पाई से लेकर पाई, प्लस सिमेट्रिकल टाइप वाला है ना, तो आपको पता है कि इसको अपन कैसे रख सकते हैं, c, c+2 पाई वाले फॉर्म का है, क्योंकि -पाई और पाई का डिफरेंस क्या है 2 पाई है डिफरेंस। ठीक है, तो वही हो जाएगा। तो a0 का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/पाई c से लेकर c+2 पाई f(x) dx। c क्या हो जाएगा लोअर वाला, ये यहाँ पर मतलब यहाँ पे जो आता है, मतलब c को अगर जैसे आप -पाई मान लेते हो, तो -पाई + 2 पाई करने पर क्या हो जाएगा इंटरवल -पाई, पाई आ गया। तो आपको पता है c आपको क्या रखना है -पाई, और c+2 पाई सोल्व करने पर क्या आया पाई, तो ये पाई हो गया। तो 1/पाई -पाई से लेकर पाई इंटीग्रेशन f(x) dx हो गया। अब आपको पता है ये फंक्शन कैसा है, पीस वाइज है, इतने इंटरवल में कुछ डेफिनेशन है, इतने इंटरवल में कुछ है, तो आप इंटीग्रेशन को क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। तो -पाई से लेकर 0 और 0 से लेकर पाई। अब -पाई से लेकर 0 में ये फंक्शन तो क्या है, f की वैल्यू 0, तो ये इंटीग्रल क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, और इस 0 से लेकर पाई वाले इंटरवल में f की वैल्यू क्या है पाई, तो पाई आ गया, और 1/पाई से ये वाला पाई तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो 0 से लेकर पाई 1 dx लिमिट के अंदर बचा। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा। तो a0 की वैल्यू तो क्या हो गई पाई, तो a0 अगर पाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन a और b तो गलत हो गए, ये तो दोनों गलत हो गए ना, क्योंकि इसमें a0 की वैल्यू क्या दी रहा है 0। तो पॉसिबल ऑप्शन आपका क्या बचता है c और d। तो
अगर आप ए एन को निकाल लेते हो, क्योंकि देखो ए एन दोनों में अलग दिया है, इसमें 1 माइनस कॉस एन वाला दिया, ए एन इसमें 0 दिया है, तो अगर आप ए एन और निकाल लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अपन ए एन निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला है 1/पाई सी से लेकर सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कॉस एन एक्स और आ जाता है इसमें। ठीक है, डी एक्स। और याद रखने का तरीका सबसे बढ़िया मैं बता देता हूँ कि याद कैसे रखें, किस में कॉस आएगा किस में साइन आएगा। ऐसे देखो, जब एक्सपेंशन लिखती है तो ए एन के साथ क्या लगा रहे हो, कॉस एन एक्स, तो जब आप ए एन फाइंड करोगे तो उसमें एफ ऑफ एक्स के साथ क्या आ जाएगा, कॉस एन एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स। सी तो क्या है माइनस पाई, ये हो गया पाई, तो एफ कॉस एन एक्स, बस फिर क्या है, इसको फिर दोबारा से ब्रेक कर लेंगे इंटीग्रल को, माइनस पाई से लेकर 0, 0 से लेकर पाई, और बाकी का फंक्शन आपने लिख दिया। इसमें फंक्शन आपको पता है 0 है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया, 0 हो गया। और इस वाले इंटीग्रल में क्या है, फंक्शन क्या है, एफ की वैल्यू पाई, तो पाई इंटू कॉस एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो वही आ जाएगा, पाई इंटू कॉस एन एक्स हो जाएगा अभी। ठीक है, तो ये अपना यहाँ आ गया, कहाँ है, ये रहा 1/पाई 0 से लेकर पाई कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 बचा। ठीक है, अब 0 से लेकर पाई जब कॉस एन एक्स करोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, तो 1/n ये लिख दिया अपन ने, और साइन एन एक्स पे क्या लिमिट लगा दी, 0 से लेकर पाई। एवेल्युएट कर लेना, एन पाई हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है, और साइन एन पाई की भी वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू हमेशा 0 आती है, चाहे साइन पाई ले लो, 2 पाई ले लो, साइन 3 पाई ले लो, सब 0 ही रहेगा। तो ये वैल्यू 0 और 0 मल्टीप्लाई 1/n करोगे तो 0 आ गया। मतलब आपको क्लियरली पता लग गया ए एन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसलिए अपना ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें ए एन क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है, इसमें ए एन 0 नहीं है, तो ये गलत हो गया और ये करेक्ट हो गया। अब बी एन वेरीफाई करना चाहो तो कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो वैसे तो क्या इसमें आप ए नॉट ए एन निकालते उतने से काम हो जाएगा आपका। अब बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, बी एन का भी देख लेते हैं। बी एन में आ जाता है साइन एक्स, बस उसमें एफ इंटू कॉस एक्स आता है, इसमें एफ इंटू साइन एक्स आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया 1/पाई मल्टीप्लाई माइनस पाई से लेकर पाई एफ साइन एक्स एन डी एक्स। अब वही इंटीग्रल को ब्रेक कर देंगे, तो माइनस पाई से लेकर 0 वाले इंटरवल में तो फंक्शन क्या है, 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसका इंटीग्रल 0 हो गया। और 0 से लेकर पाई वाले इंटीग्रल में अपन को पता है कि फंक्शन क्या है, पाई था, तो इस पाई से ये वाला पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या बचा, 0 से लेकर पाई साइन एन एक्स डी एक्स, और पूरा सॉल्व करोगे तो ए एन आपका क्या आ जाएगा, सॉरी बी एन क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन फॉर एन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप देख लो कि बी एन का ये रहता है। ठीक है, और ए एन के लिए अपना फॉर्मूला ये रहता है। ठीक है, और ए नॉट के लिए अपना फॉर्मूला ये रहता है। तो मेन इसमें बस यही रहता है, इंटरवल को आपको पहचानना चाहिए कि इंटरवल कैसा है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया हो कि एसयू एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको थोड़ा फॉर्मूला पता है और थोड़ी प्रैक्टिस सही है आपकी, तो आप इजीली उनको कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर 1 लॉग, देखो फिर एल एन आ गया ना, तो बेसिक को ही बोल रहा है वो, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में कन्वर्जेस टू, तो आपको सीधे इसका क्या करना है, वो कैलकुलेट करना है, इंटीग्रली कैलकुलेट करना है, पाई स्क्वायर अपॉन 12, पाई स्क्वायर अपॉन 6, पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 6। तो वैल्यू को देख के आपको कुछ हिंट मिल रही है। हिंट ये है कि कहीं ना कहीं कोई एक्सपेंशन ही बनेगा, तो उससे हो जाएगा। देखो जब भी आपको ऐसा लॉग फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन या टेन फंक्शन कुछ भी दिखे, कोशिश क्या करना कि उसका एक्सपेंशन खोल दो। ये मतलब 2-3 तरह के एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको याद रखना। तो बस वही करेंगे, log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन को अपन खोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे कोशिश करोगे ना इसमें बाई पार्ट्स लगाने की फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो अपन देखो करते हैं कैसे करना है। देखो अपन जानते हैं कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, फैक्टोरियल नहीं आता, वरना तो फिर वो बन जाएगा, है ना, ई की पावर एक्स वाला ही बन जाता। एक्स माइनस, और साइन अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस ऐसे, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस ऐसे ऐसे चलता जाएगा। 0 से लेकर 1 है, तो 1 अपॉन एक्स हो गया, मैंने एक्सपेंशन रख दिया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, और फिर माइनस का साइन ऐसे चलता रहेगा। अब आप जानते हो कि अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो आप टर्म वाइज इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि ये अगर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो इसमें टर्म वाइज इंटीग्रेशन किया जा सकता है, मतलब हर टर्म को आप अलग अलग इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो।
ठीक है, तो पहले देखना क्या करेंगे, 1/x बाहर था तो उससे मैंने कैंसिल कर दिया तो ये 1 हो गया, और बाकी सब पे क्या हो जाएगी, 1/x है तो सबकी एक एक पावर कम हो जाएगी डिवाइड होगा तो ये x/2 रह गया, ये x²/3 आ गया है ना, ऐसे ऐसे आ गया। अब आप इंटीग्रेट कर दो तो इसका तो क्या आ जाएगा x, फिर ये क्या हो जाएगा x²/2/2, और ये 2 एक ऑलरेडी था ही, ऐसे ये x की पावर 2 है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/3, और एक 3 ऑलरेडी था तो वो ये वाला आ गया, माइनस x की पावर 4, इसका x की पावर 3 का करोगे तो x की पावर 4/4 इंटू 4, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और देखो 1 से लेकर 0 लिमिट लगाओगे तो देखना हर नंबर पे लगाओगे तो x की कोई भी पावर ले लेना तो वो 1 ही बन जाना है, ठीक है। जब लिमिट को आप ओपन करोगे तो लिमिट ओपन करने के बाद क्या होगा, देखना 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो गया ना, इसीलिए 1 + 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर। तो ये कुछ जाना माना एक्सप्रेशन सा नहीं लग रहा, हाँ पता लग गया, -1 की पावर n+1 और 1/n²। तो आपको पता है ये वाली सीरीज कहाँ कन्वर्ज करती है, π²/12 पे। देखो साइन अल्टरनेट है इसीलिए π²/12 आया, ठीक है। एक नोट कर लेना एक चीज, क्या अगर इसमें साइन अल्टरनेट नहीं होता, मतलब पूरे ही टर्म पॉजिटिव होते समय प्लस प्लस का लगा होता, तब ये π² पे जाती, क्योंकि इसमें साइन अल्टरनेट है तो ये कहाँ पे जा रही है, π² पे। तो अपना ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया, π² आएगा इसमें। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1/2 से लेकर 1, ये लिमिट्स हो गई dx 1/x की पावर 4 √1 - x² इज। तो ये इसमें से अपन को बस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो देखो जब भी ऐसा √1 - x² होता है तो आप दो तरह के सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, क्या x बराबर यहाँ तो साइन थीटा मान लोगे, ठीक है, और यहाँ फिर x बराबर कॉस थीटा मान लोगे, क्योंकि 1 - में ही होती है आइडेंटिटी। तो अपन क्या करते हैं, x बराबर कॉस थीटा मान लेते हैं। सपोज मानो कि मैंने x बराबर कॉस थीटा लिया, ठीक है, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, ओके। तो अगर आपने इसको x बराबर कॉस थीटा माना है तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। जब x की वैल्यू 1/2 होगी तो थीटा कितना हो जाएगा, π/3, यानी 60 डिग्री पे ही तो वैल्यू होती है कॉस की 1/2, ठीक। ऐसे ही थीटा जब आप निकालना चाह रहे हो कब, जब x की वैल्यू 1 है तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो x बराबर 1 पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये लिमिट्स लिख दी मैंने, π/3 से लेकर 0, ठीक है। और देखना dx की जगह रिप्लेस क्या कर दिया, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा आ गया और माइनस का साइन ये आ गया, ओके। और 1/x की पावर 4 की जगह क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा √1 - cos² थीटा। अब देखना जब आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो माइनस का साइन बाहर आता है, तो जब मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो एक माइनस का साइन बाहर आएगा और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 0 से लेकर π/3 लिमिट हो गई, 1/cos की पावर 4 थीटा हो गया। अब अच्छा गौर करने वाली बात क्या है, 1 - cos² थीटा क्या आता, साइन थीटा, लेकिन मॉड्यूलस में लेते हैं, क्यों, क्योंकि जब अंडर रूट को खोलते हैं तो मॉड्यूलस लगाते हैं, और अपन को पता है साइन 0 से लेकर π/3 है ना, 0 से लेकर π/2 पूरे में पॉजिटिव रहता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन थीटा लगाया मैंने, ठीक है। तो ये साइन थीटा से लेकर ये साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1/cos की पावर 4 थीटा डी थीटा 0 से लेकर π/3। अब देखना cos बचता नीचे है, तो जैसे ही आप इसको ऊपर लाओगे रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, sec 4 थीटा डी थीटा, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेकर π/3। अब देखना इसकी कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी तो होती नहीं है, लेकिन अपन को पता है इसकी स्क्वायर के लिए दो आइडेंटिटी होती है, तो sec² थीटा इंटू sec² थीटा लिखा जा सकता है इस टर्म को, ठीक है। तो sec² थीटा एक मैंने ये लिख लिया, और जो एक और sec² थीटा लिखेंगे उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 + tan² थीटा, ठीक है। तो वही मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, लिमिट वही चल रही भी, लिमिट में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करा अपन ने, तो sec² थीटा डी थीटा आ गया, और ये फिर आ जाएगा sec² थीटा इंटू tan² थीटा। अब इसका तो इंटीग्रल अपन को डायरेक्ट मालूम है, tan थीटा का होता है, तो ये tan थीटा लग गया, और लिमिट्स हो गई 0 से लेकर π/3। अब आप ये देखना कि sec² थीटा इंटू tan² थीटा बराबर डी थीटा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, z बराबर tan थीटा मान लेता हूँ, क्योंकि पता है अगर मैं इसको जैसे z मान लूंगा तो ये z का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई डी थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बस वही हो गया। तो dz क्या हो जाएगा, sec² थीटा और डी थीटा हो गया। तो इतना पार्ट ये और ये डी जो था dz से बदल गया, तो ये dz हो गया, और इसको अपन ने tan थीटा को क्या माना था, z, तो z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये देख लेना, लिमिट लगाने में तो कुछ है नहीं है,
z बराबर आपने टेन थीटा माना है, तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो गई, ठीक है। और टेन पाई अपॉन थ्री क्या हो गया, टेन 60 डिग्री, तो रूट थ्री आ गई, तो ये लिमिट आ गई। अच्छा, अब इसमें अपन इधर भी पैरेलली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिमिट्स रख दी मैंने, टेन पाई अपॉन थ्री माइनस टेन जीरो, ये इससे आ गया। अब टेन पाई अपॉन थ्री क्या होता है, 60 डिग्री, तो रूट थ्री हो गया। और टेन जीरो क्या होता है, जीरो, तो उसको ऐड करो ना करो बात एक ही है। अब ये हो गया, देखना जेड स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा जेड की पावर थ्री अपॉन थ्री। लिमिट क्या है, जीरो से लेकर रूट थ्री तक। अब रूट थ्री को जैसे ही इसमें रखोगे, क्यूब है तो क्या आ जाएगा, थ्री रूट थ्री, और डिवाइड में क्या चल रहा है, थ्री, और जीरो वाली लिमिट रखोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस का जीरो, तो उससे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस थ्री से ये थ्री कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा क्या, सिर्फ रूट थ्री, और रूट थ्री इससे आया, तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री बन के क्या हो गया, टू रूट थ्री। तो अपना ऑप्शन आई थिंक कौन सा दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन टू रूट थ्री। तो आप चाहो तो इसमें x बराबर साइन थीटा रख के भी कर लेना, आंसर सेम ही आएगा।